थोड़ा सा हमें बताइए, थोड़ा सा एजुकेट कीजिए, समझाइए कि देखें इस बैकड्रॉप में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत से काम चल रहे होते हैं, और ये जो हमने इन दोनों आर्च राइवल्स को बिठा दिया आमने सामने, इसके रिजल्ट्स ठीक है निकलेंगे, लेकिन कहा जाए कि ओवरनाइट सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्या ये गलत होगा या दुरुस्त होगा, या हाउ शुड वी टेक इट? जी, ये जो पेस है वो अच्छी है। देखिए, बहुत सारे शकूक और शुबहात का इजहार किया जा रहा था, और मेरे ख्याल है हफ्ता 10 दिन पहले तो ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि आप इस्लामाबाद में एक दो ऐसी कंट्रीज जो एक दूसरे को रिकग्नाइज भी नहीं करती और 79 के बाद कभी उन्होंने डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं किया है, यू विल हैव देम अंडर द सेम रूफ। और अब तो ये बात भी आ रही है कि जो गुफ्तगू है वो फेस टू फेस हो रही है। तो मैं तो समझती हूँ कि पेस बहुत अच्छी है, वहां की वाइब बहुत अच्छी है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में कि बहुत सारे रोड बम्प्स हैं, हिकअप्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन फिर भी मैं कि कोई ना कोई मस्बत ब्रेक थ्रू मुझे और आपको जरूर सुनने को मिलेगा, और उसकी वजह यह है कि देयर इज अ लॉट इन्वेस्टेड इन इट नाउ। इस लेवल तक ले जाने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या ईरान ये चाहेगा कि वो इस सिचुएशन से बैक ऑफ हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि दोनों कोशिश करेंगे, और दोनों जगह हमें पॉलिटिकल मेच्योरिटी नजर आती है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेबनान में जो कुछ हुआ है और जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना वेट डाला है टू रिस्ट्रेन इजराइल, वो मुझे बहुत ही क्रिटिकल लगता है। हालांकि आज फिर लेबनान पे हमले हुए हैं, और लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि जी हम लेबनान से बात करने को तैयार हैं, हिजबुल्लाह से बात करने को तैयार नहीं है, और ईरान की तरफ से ये बात आ रही है कि जी हम हिजबुल्लाह को अबेंडन नहीं करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ये भी साथ साथ खबर आई कि जो उनके एसेट्स हैं ईरान के, उनको शायद अनफ्रीज करने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। ये ईरान के लिए ह्यूज गिवन है। और फिर जो बात मुझे बहुत ज्यादा अहम लगती है वो ये कि बहुत न्यूक्लियर के अराउंड बात है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ने तो ईरान को एक वेपन और दे दिया है। पहली दफा इतने सालों में 79 से लेके आज तक ईरान कॉन्फ्लिक्ट में था, उसने कभी हुर्मस को वेपनाइज नहीं किया था। अब के हुर्मस को जब वेपनाइज किया तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट उसके गिर्द पिवट करने लगा, और ये अब ईरान का नया हथियार है। वो अगर आज इसको खोल भी दे, जो कि वो नहीं खोल रहा, वो अभी भी उसने माइंस डाली नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव रूट दे रहा है और टोल की भी बात कर रहा है। लेकिन अगर वो ये सब गिवन भी करता है, द फैक्ट कि उसने हुर्मुज के बंद कर दिया था, ये ईरान की इटसेल्फ एक बिल्ट इन गारंटी है। और मेरा ख्याल है कि ना तो ईरान फॉर एवर वॉर चाहता है, और यूएस तो डेफिनेटली इस वॉर से एग्जिट चाहता है। तो सबसे मुश्किल सिचुएशन हो गई है। बल्कि आई वाज लिसनिंग टू द फॉरेन मीडिया, वो तो कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं उनके लिए तो अ नाइटमेयर इज अनफोल्डिंग। तो जाहिर है इजराइल से फीड ड्रैगिंग होगी। नहीं, तो आपका क्या ख्याल है जनाब कि इजराइल जो है वो सब बातें अच्छे बच्चों की तरह मान जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अच्छे बच्चों की तरह मानेगा। लेकिन जो हुआ वो भी इजराइल ने के वॉर कैलकुलस में कभी नहीं था। और अब ये भी बातें सुनने को आ रही हैं कि जो सिचुएशन रूम में मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की नेतन्याहू से, उसमें वाजे तौर पे आज प्रेसिडेंट ट्रंप उस हवाले से नाराज हैं, बिकॉज ही थिंक्स के इन सम वेज ही वाज मिसगाइडेड, और उन्हें वो ट्रू पिक्चर इस तौर पिच नहीं की गई थी कि उनको इट वाज लाइक अ वॉक इन द पार्क, भाई हम वी विल गेट इन एंड वील गेट आउट। अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट दैट वे। तो अभी जो प्रेशर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, एक्सटर्नली भी बट मोर सो डोमेस्टिकली, और एक जो वाइस प्रेसिडेंट वेंस का फैक्टर है, वो सब उस सब से मुझे इशारा मिलता है, या एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जो मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा, लेकिन ब्रेक थ्रू जरूर आएगा। मेरे लिए ब्रेक थ्रू ये है कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए ईरान के साथ। मेरे लिए ब्रेक थ्रू ये है कि आइंदा निशिस्त की बात हो जाए। ओवरनाइट तो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने कि हमने, मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए डॉक्टर साहबा कि हमने एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जो कि जिसके
धाने पे हम खड़े थे उसको हमने अवर्ट करा लिया, तो गलत तो नहीं होगा डॉक्टर साहबा? बिल्कुल गलत नहीं होगा जी। आई थिंक दिस इज ह्यूज। और इसीलिए आप देखिए कि सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त जितने भी इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो फोकस्ड हैं इस पे, जितने भी इंटरनेशनल कैपिटल्स हैं वहाँ इसकी बात हो रही है। और आई थिंक कि ये वन ऑफ नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि अब ये पाकिस्तान ने काम कर लिया एंड दिस विल बी ओवर टुमारो और द डे आफ्टर। मैं तो इसका बहुत जबरदस्त रिपल इफेक्ट भी नहीं, मैं कोई टेक्टोनिक शिफ्ट देखती हूँ। और क्योंकि मुझे लगता है कि वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इतना बदल जाएगा, इतना तब्दील हो जाएगा कि शायद हमें नए प्लेयर्स की जरूरत होगी। और उन नए प्लेयर्स में मुझे पाकिस्तान एक ऑब्वियस चॉइस नजर आता है, क्योंकि उसका एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, उसका एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है ईरान के साथ, और शायद वो ज्यादा एक्सेप्टेबल सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तौर पे या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हिस्से के तौर पे सामने इमर्ज हो सकता है। तो और आई थिंक ये जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैं, जो डिसीजन मेकिंग टेबल्स हैं, जो नए डायनेमिक्स हैं, जो ग्लोबल साउथ है, वहां मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का किरदार अब आप बहुत वाजे देखेंगे, खित्ते में भी वाजे देखेंगे, और इसीलिए थोड़ा हमारी पड़ोस नाराज है। आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है, और वो ये है कि जनाब के इस खित्ते में और गल्फ कंट्रीज को भी पाकिस्तान जो है एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला इन द डेज टू कम प्रोवाइड कर सकता है। उनके लिए एक ऐसा ऑप्शन मौजूद होगा इस रीजन में। इसको ज़रा इन डेप्थ जाके थोड़ा सा हमें एलेबोरेट कर सकती है आप? देखिए, इसकी तो शुरुआत हो गई थी ना, जब पहली दफा नेगोशिएशंस को सबोटाज किया था और कतर पे हमने अटैक देखा था, तो उसके बाद सऊदी अरब जो पहली कंट्री थी जिसने इमिडिएटली, हालांकि उसकी पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था, इसके बावजूद उसने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया पाकिस्तान के साथ। तो मैं तो पर्सनली समझती हूँ इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी एज आई स्पीक टू यू दो बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हमने आज दिन में सुनी। पहली डेवलपमेंट तो जाहिर है ये है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, उनको रिलीज करने का अमेरिका ने इंडिया दे दिया। आई थिंक इट्स अबाउट $6 बिलियन। उसके साथ साथ आपको पता है कि जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी आए हुए थे इस्लामाबाद। जी जी। He finalized a deal of investment oil refinery का गवादर में। इनफैक्ट जो पैसे पाकिस्तान को देने पड़े या मांगे गए गल्फ स्टेट से, उसको भी कुशन आ रहा है कुछ सऊदी अरब की तरफ से। तो जो कंसोलिडेशन ऑफ रिलेशनशिप है, ये इस बात के अक्कास है कि वेस्ट एशिया के ये जो बहुत अहम मुल्क है वो पाकिस्तान को वहाँ एक बहुत बेहतर मस्बत किरदार अदा करता हुआ लगता है, तो मुझे दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये वन ऑफ है कि जी ये सफारतकारी हो गई, ये हमने होस्ट कर लिया इस्लामाबाद में और ये चीज़ ख़त्म हो गई। मेरे ख्याल है कि ये पाकिस्तान का रोल भी एक्सपैंड होगा और पाकिस्तान के लिए ये इकोनॉमिक टर्नओवर भी साबित हो सकता है। बस देखना यह है कि पाकिस्तान किस तौर अपने आप को आगे लेके चलता है, क्योंकि आई थिंक कि अगर आप ये पूरी सूरत हाल देखें ना, पाकिस्तान मेड द राइट काइंड ऑफ चॉइसेस। जब खामेनेई साहब का इलिमिनेशन हुई, उस पे पाकिस्तान में अल-कुद्स डे हुआ और सोग भी बनाया गया। सो वी स्टेट, जो हमने मिडल ऑफ द लाइन अपने लिए रखी, राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ किया, इस जो हमारा ट्रस्ट है वो इतना एक्सपैंड हुआ है इन कंट्रीज के साथ कि मैं समझती हूँ कि इसके मजीद नताइज जो हैं वो जरूर सामने आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए राना साहब, इट इज इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट। सो राइट नाउ आपने देखा कि वी हैव डन अ गुड जॉब विद हाउ वी आर टेकिंग कैरिंग आवरसेल्व्स। बिल्कुल ठीक है जी, वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब, इसमें कोई शक नहीं है।